मैं संजीव कुमार ओमेगा प्रो क्लासेस से बायोमोलिकुल का जो पीछे चैप्टर पढ़ाया था उसमें हमने बताया था आपको मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड। आज मैं आपको ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड का इंट्रोडक्शन दूंगा। तो ये जो शुरुआत है आपका ओलिगोसेक्राइड का, ओलिगो मतलब होता है फ्यू। वैसे तो बुक में आपको मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड रहता है, लेकिन यहाँ पर हम ओलिगोसेक्राइड को पॉलीसेक्राइड से डाइसेक्राइड से अलग करेंगे। ओलिगो मतलब फ्यू होता है और शुगर मीन्स शुगर, मतलब जिसमें मोनोसेक्राइड हेक्सोज की संख्या कुछ होगा, मतलब 3 to 9 होगा। अगर 3 to 9 मॉलिक्यूल है मोनोसेक्राइड का, यानी C6H12O6 का, और ये पॉलीमर कंडेंस होता है, बॉन्डेड टुगेदर होता है बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यानी दैट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट और 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो उसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। तब ये बनाता है ओलिगोसेक्राइड। और इसमें जो एग्जाम्पल है वो तो मेन रूप से रैफिनोज और एस्टाकायोज है। रैफिनोज कहा जाता है कॉटन सीड शुगर, यानी कॉटन जो होता है वो उसका जो सीड होता है उसकी उसमें पाया जाता है शुगर। और दूसरा एस्टाकायोज, ये अंडरग्राउंड स्टेम जैसे कि आपका ओनियन है, गार्लिक है, और भी कई तरह का ग्लोरी लिली है, इसके रूट में ये शुगर पाया जाता, और उसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम रूट शुगर। बट ये दो तो पाया जाता है नेचर में, इसके अलावा एक और भी एक आक मॉलिक्यूल होगा जो बनेगा, बट ये ओलिगोसेक्राइड वास्तव में नेचर में नहीं पाया जाता है, इसको लैब में ही बनाया जाता है। तो हम अगर इसको क्लासीफाई करें ओलिगोसेक्राइड को, तो हम इसको फर्दर क्लासीफाई करेंगे ट्राइसेक्राइड में। हम इसको ट्राइसेक्राइड में, टेट्रासेक्राइड में, पेंटासेक्राइड में, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा एंड नोना, मतलब इसमें 3 मॉलिक्यूल है मोनोसेक्राइड का, हेक्सोज का। इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है। यानी 3 to 9 का मतलब होता है 3 into 6, 18 हुआ। 3 into, सॉरी, 3 into 9, 54 हुआ। यानी 18 to 54 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन होगा, तब हम इसको ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। और इसका अपना महत्व है। ओलिगोसेक्राइड जो होता है, जैसे हम अपने आँख से देखते हैं, तो एक सेल का जो ऑर्गेनिज्म होता है या आपका एक सेल ही है, वो अपने सराउंडिंग को पहचानता है। तो उसको पहचानने के लिए इसी मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। आप पढ़ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन का, सेंगर एंड निकोल्सन फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो वहाँ पे क्या पढ़े हैं आप? आपने पढ़ा है कि सबसे ऊपर का लेयर जो होता है इस तरह से प्रोटीन का होता है, नीचे वाला सेल मेम्ब्रेन यहाँ भी प्रोटीन होता है, और एक ऐसा प्रोटीन होता है जो दोनों को जोड़ता है, दोनों लेयर को। अब बीच में इसमें बाइलिपिड लेयर होता है, यहाँ भी प्रोटीन होगा। तो इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। बट ऊपर में क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से सेल कोट पाया जाता है, और इसी में पाया जाता है ओलिगोसेक्राइड। और ये ओलिगोसेक्राइड सराउंडिंग को रिकॉग्नाइज करता है और उसे उसके लिए अपना रिस्पॉन्स शो करता है, जैसे एक अमीबा ही है। और वह यहाँ पे एक फूड है, और यहाँ पे एक वैसा पार्टिकल है जो फूड नहीं है, और तब ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा फूड को, ये रिकॉग्नाइज करेगा और उसको अपने ही ओर खींच लेगा, फूड को ये खींच लेगा। तो ये जो फूड को खींचा, रिकॉग्नाइज किया, ये कैसे किया? क्योंकि ये रिकॉग्नाइज किया, ये एक खास मॉलिक्यूल उसके सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, वो है ओलिगोसेक्राइड। तो अब हम ओलिगोसेक्राइड को अगर क्लासिफाई करें, तो हमने बताया कि
तीन अगर हेक्सोज मॉलिक्यूल है तो ट्राइसेक्राइड, चार है तो टेट्रासेक्राइड, पाँच है तो पेंटासेक्राइड, छः है तो हेक्सा, सात है तो हेप्टा, आठ है तो नो ऑक्टा एंड नौ है तो नोना। बट इन सभी में ये जो दो मॉलिक्यूल है ट्राई एंड टेट्रासेक्राइड, यही आपके नेचर में पाया जाता है। और वो हमने बताया आपको कॉटन सीड में स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम रूट शुगर में पाया जाता है। बाकी सभी जो होता है आउट ऑफ दीज ओनली ट्राई एंड टेट्रासेक्राइड्स आर फाउंड इन नेचर, अदर्स आर सिंथेसाइज इन लैब। तो हम आगे देखें ये होता है किस चीज़ का बना हुआ। ट्राइसेक्राइड की बात करें तो ट्राइसेक्राइड में हमने लिखा है वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी गैलेक्टोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी फ्रक्टोज। देखिए ये है अल्फा डी ग्लूकोज, ये है अल्फा डी गैलेक्टोज और ये है अल्फा डी फ्रक्टोज। स्ट्रक्चर तो आपने देखा ही है, मोनोसेक्राइड पढ़ा है तो इसलिए ज़रूरी है उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करना। तो ग्लूकोज जब 3 नंबर ऊपर होगा तो ग्लूकोज कहते हैं, 3 और 4 में OH ऊपर हो गया तो इसको हम गैलेक्टोज कहते हैं। और जब ये फ्यूरानोज फॉर्म है न, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन का ग्रुप, तो उसको हम फ्रक्टोज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो जहाँ पे OH रहेगा उधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ वाटर जो है निकलते चला जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा। तो उसमें कितना हो जाएगा, C18 हो जाएगा, यानी C6 और तीनों से एक एक मॉलिक्यूल वाटर निकला और तीनों जुड़ गया, तब हम उसको कहते हैं ट्राइसेक्राइड। यानी वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी गैलेक्टोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी फ्रक्टोज पॉलीमर कंडेंस एंड बॉन्डेड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान देना जरूरी है कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ये बॉन्डेड होता है, तब एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाता है और उसी को हम क्या कहते हैं, ट्राइसेक्राइड। ठीक है, आगे बढ़ें। टेट्रासेक्राइड, टेट्रा का मतलब 4 होता है। अब यहाँ पे हमने पिछले में लिया था 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी गैलेक्टोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी फ्रक्टोज, बट यहाँ हम लेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी गैलेक्टोज। देखिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल अल्फा डी गैलेक्टोज लिया हुआ है, यानी एक हेक्सोज बढ़ गया, तो निसंदेह क्या हो जाएगा, C6 × 4 हो जाएगा, यानी C24 हो जाएगा। तब हम इसको क्या कहेंगे, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड कहेंगे। यानी 1 मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल अल्फा डी, 2 मॉलिक्यूल अल्फा डी गैलेक्टोज, यानी यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों अल्फा डी गैलेक्टोज है। यानी गैलेक्टोज इसलिए क्योंकि यहाँ भी OH है, यहाँ भी 4 नंबर पर OH है। नंबर हम अगर दे दें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी देखिए 4 नंबर पर है, तो इसको गैलेक्टोज कहते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी फ्रक्टोज, इसको भी नंबरिंग कर दें तो यहाँ पे 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बनेगा, यह भी 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बनेगा, यहाँ पे 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बनेगा, यानी 3 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। तो 1 4 1 4 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, तब वो जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है स्टाकायोज। यानी स्टाकायोज जो होता है ये स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम रूट शुगर के रूप में पाया जाता है। आगे बढ़ें हम, अब हम आ जाएं पॉलीसेकेराइड पे। यानी ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड के बाद पेंटा है, हेक्सा है, ऑक्टा है, तो ये सभी तो नेचर में नहीं पाया जाता है, इसको लैब में बनाया जाता है। हम यहाँ जितना भी वर्णन कर रहे हैं जो नेचर में पाया जाता है, तो हम आ जाएं पॉलीसेकेराइड की बात करें। पोली कहेंगे 10 और मोर देन 10, 10 और मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज अगर है, अल्फा डी ग्लूकोज नहीं, हेक्सोज का मॉलिक्यूल है, यानी मोनोसेकेराइड है। और ये एक तरह का है या डिफरेंट काइंड का है, एक तरह का भी हो सकता है और डिफरेंट काइंड का भी है, तब वो पॉलीमर कंडेंस करता है आपस में, तब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, तो उसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। यहाँ पे एग्जांपल देखिए दिया हुआ है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इनुलिन है, सेलुलोज है, काइटिन है, फिर हाइलुरोनिक एसिड है, हेपरिन है, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट है, डरमेटन सल्फेट है, केराटिन सल्फेट है, म्यूसिलेज एंड पेक्टिन है।
तो इतना कंपाउंड के बारे में आपको जानना है। ये आपको यहाँ वहाँ फिजियोलॉजी में आएगा, प्लांट हो या एनिमल, कहीं पर भी आएगा ज़रूरत पड़ेगा तो अगर हम बात करें क्या कि एग्जाम्पल को डिटेल करते हैं तो स्टार्च है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं, चाहे वो चावल के रूप में खाएं या गेहूं के रूप में खाएं या मकई के रूप में खाएं, मेज के रूप में या कॉर्न के रूप में खाएं, कुछ भी खाएं, तो वो क्या होता है, वो स्टार्च होता है। स्टार्च प्लांट का रिजर्व फूड होता है और हम लोगों का मेन भोजन होता है, इसलिए उसको हम स्टेपल फूड ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्च है, यानी कॉमनली हम ये जान लें कि ये प्लांट का रिजर्व फूड है और हमारे लिए ज़रूरी है, यानी प्लांट हमारे लिए भोजन भी बनाता है। ग्लाइकोजन जो है, आगे हम चलेंगे कि स्टार्च क्या है, स्टार्च किस चीज़ से बना होता है, बट अभी हम इसका एग्जांपल देख लें। ग्लाइकोजन है, इसको हम एनिमल स्टार्च कहते हैं। एनिमल स्टार्च क्यों कहते हैं, क्योंकि एनिमल के शरीर में ये रिजर्व फूड के रूप में पाया जाता है। यानी कि हम स्टार्च लिए खाए, माउथ में हम अगर स्टार्च रोटी के रूप में लेते हैं तो क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता है। 30% जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है वो टूट करके माल्टोज के रूप में बदल जाता है, क्योंकि माउथ में क्या होता है, सेलेब्री एमाइलेज होता है, वो तोड़ दिया, वहाँ से वो स्टोमक में गया। स्टोमक में स्टार्च का कुछ नहीं होता, माल्टोज का कुछ नहीं होता, वहाँ सिर्फ उसका ग्राइंडिंग होता है। अगर माउथ में डाइजेस्ट क्रशिंग नहीं किए तो स्टोमक का जो मस्कुलर लेयर होता है उसको क्रश करेगा, और वो जैसे ही इंटेस्टाइन में गया, यानी कि स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, जैसे ही वो स्टोमक से इंटेस्टाइन में गया तो वहाँ पर वो फाइनली टूटता है सिंपलर फॉर्म में, और वो फिर स्टार्च बदल जाता है किसमें, ग्लूकोज में। स्टार्च की बात करें तो C6H10O5, इसको एन करें तो स्टार्च है, और ये टूट गया, देखिए C12H22O11 में, और ये फिर टूट गया, और ये फिर टूट गया C6H12O6। यानी यहाँ से यहाँ जो प्रोसेस होता है इसी को हम कहते हैं डाइजेशन। यानी जो डाइजेशन हुआ फूड का स्टार्च के रूप में, वो ग्लूकोज के रूप में, और वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ हमारे शरीर में, वही ग्लूकोज फिर से कन्वर्ट कर गया, यानी इसको एसिमिलेशन कहते हैं। हमारे शरीर का प्रोटोप्लाज्म यानी डीएनए उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, ग्लाइकोजन में, यानी C6H10O5N, तो ये हो गया ग्लाइकोजन। अब यहाँ पर भी हम यही लिखे, यहाँ पर भी यही लिखे, दोनों में अंतर है, इसके बारे में विशेष रूप से आगे एक्सप्लेन करेंगे, बट यहाँ हम आपको बता देते हैं। अगर 10 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज से लेकर के 3000 तक है उस मॉलिक्यूल का, तब हम उसको हम स्टार्च कहते हैं। लेकिन उसी मॉलिक्यूल का, यानी कि यहाँ 10 to 3000 है, तब तो ये स्टार्च है। लेकिन अगर ये 300 to 30,000 मॉलिक्यूल हो गया, तब ये क्या हो जाता है, ग्लाइकोजन हो जाता है, यानी ग्लाइकोजन रिजर्व फूड के रूप में है। अब इसके बाद देखिए इनुलिन में आ जाए, ये हमारे शरीर में जमा हो जाता है, यानी जब हम खा नहीं रहे होते हैं या हम कभी हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन के से हमको मिलता है, ये टूट करके ग्लूकोज बनाता है। ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर फैट टूटता है, और वो ख़त्म हो जाएगा तो प्रोटीन टूटता है। यानी हमारे बॉडी में कई तरह से सेव करने के लिए मॉलिक्यूल है। इनुलिन की बात करें तो इनुलिन जो होता है डहेलिया शुगर में पाया जाता है, और ये इंसुलिन नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट, जिसमें 30 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी फ्रक्टोज होता है, और ये अंडरग्राउंड स्टेम रूट शुगर के रूप में पाया जाता। डहेलिया फ्लावर होता है उसके जड़ में, और इसका काम है, ये वाटर कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, ये हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। और इसका काम क्या है, इससे किडनी टेस्ट होता है, यानी आपका किडनी कितना काम कर रहा है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, या कितना किडनी में जो नेफ्रॉन है डैमेज हुआ, ये पता चलता है। इसलिए किडनी नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, तो इसको ग्लोमेरुलर टेस्ट भी हम कहते हैं। अब इसके बाद आ जाए सेलुलोज पे। सेलुलोज जो होता है, जितना हम कपड़ा वगैरह पहने हुए हैं वो सेलुलोज का ही बना होता है। ये प्लांट का बॉडी वाल है, पर प्लांट का सेल वाल है, हम उसको बॉडी वाल नहीं कहेंगे, सेल वाल है, और वो फाइबर के रूप में होता है, वो नेचुरल फाइबर। उससे कई तरह के केमिकल मिला करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। तो वास्तव में होता क्या है, ये बीटा डी ग्लूकोज का बना होता है, और बीटा डी ग्लूकोज मोस्ट अबंडेंट
कंपाउंड बनाता है और वो सेलुलोज है। कुछ फंगस में भी सेलुलोज पाया जाता है, बट वास्तव में सेलुलोज प्लांट का ही मेन पार्ट है और ये मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड के रूप में है। फिर हम आ जाए काइटिन में। काइटिन को हम एनिमल सेलुलोज कहते हैं क्योंकि, और ये मोस्ट एबंडेंट है, आपको एनिमल में पाया जाता है। जैसे जितना भी आर्थ्रोपोडा है उसका जो बॉडी होता है वो एक ऊपर में हार्ड लेयर पाया जाता है, और आप उसको तोड़ेंगे तो वो एक चटाक, यानी कि कह सकते हैं कि लेदरी टाइप का होता है, और ये बना होता है मोनोसेक्राइड, उसको कहते हैं नाग। डिटेल में जाएंगे तो उसको हम स्ट्रक्चर के साथ बताएंगे। एनिसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, और ये ग्लूकोसामाइन अल्फा डी ग्लूकोज का एमाइड डेरिवेटिव है। तो ये पाया जाता है एनिमल में, तो एनिमल सेलुलोज कहेंगे। फंगस में तो इसको फंगस सेलुलोज कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल है आपको पॉलीसेक्राइड का। इसमें से और जो एग्जाम्पल है वो सिंपल नहीं, यहाँ पे हमने क्लासिफाई किया है तो यहाँ पर भी हम अलग अलग कर दिया है। तो देखिए हाइलुरोनिक एसिड, हमारा जो मूवमेंट होता है बॉडी के, बोन का, आई का, हार्ट का, ये नेचुरल रूप से जो एक मूवमेंट होता है वो लुब्रिकेशन देता है यही मॉलिक्यूल हमारे शरीर में, और ये टिश्यूज में बनता है, बोन वगैरह में बनता है, जहाँ पे जॉइंट्स होता है, तो उसको हम हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं। नाम एसिड लिखा हुआ है, एग्जाम वगैरह में भी आया है कंफ्यूज करने के लिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो एसिड लिखने से ये एसिड नहीं है बल्कि ये कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद देखिए हेपरिन है। हेपरिन अगर ना हो तो हमारा तो बिल्कुल ही तुरंत डेथ हो जाए, यानी कहीं पर भी ब्लड क्लॉट कर गया तो मुश्किल है जीना, क्योंकि हेपरिन एक ऐसा सब्सटेंस है हमारे शरीर में, वो लीवर में है, लंग्स में है, किडनी में है, ब्लड में है, तो वो क्या करता है, मूव करवाते रहता है। अगर ये नहीं रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा, तो इसको एंटी कोगुलेंट कहते हैं, ये नेचुरल एंटी कोगुलेंट है। अगर आपके शरीर में हेपरिन नहीं बन रहा है तो आ, बाहर से टेबलेट के रूप में दिया जाता है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको इसी का टेबलेट, आर्टिफिशियल टेबलेट देगा, वो हेपरिन का एनालॉग होगा, यानी कि मॉलिक्यूल अलग होंगे, काम वो हेपरिन की तरह करेगा। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल एंटीकोगुलेंट। इसके बाद ये तीन मॉलिक्यूल है जो नेचुरल हार्डनिंग सब्सटेंस है। मतलब आपके शरीर का स्किन है, आपके शरीर का हेयर है, आपके शरीर का बोन है, वो तो हार्ड है, लेकिन उसको और हार्डनिंग सब बनाता, और हार्ड बनाता है वो है कॉन्डोटिन सल्फेट, बोन और कार्टिलेज के लिए। स्किन को हार्ड बनाता है वो है डर्मेटन सल्फेट, और हेयर को हार्ड बनाता है वो है केराटिन सल्फेट। बहुत सारे लोगों का बोन वगैरह जो होता है वो सबका एक जैसा मजबूत नहीं होता, वो डिपेंड करता है उसमें कितना अमाउंट में ये सभी मॉलिक्यूल है। तो ये तीन है जो हार्डनिंग सब्सटेंस है। इसके बाद आ जाए म्यूसिलेज, ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये क्या करता है, स्लिमी लेयर बनाता है, यानी इसमें वाटर ही होता है 95 to 96% म्यूसिन प्रोटीन के अलावा। तो ये नेचुरल स्लिमी देता है, हमारे माउथ कैविटी में होता है, इंटेस्टाइन में होता है। एक क्वेश्चन बीपीएससी में आता है कि हमारा शरीर भी मांस का बना है, तो हम मांस खाते हैं वो पच जाता है, हमारा शरीर क्यों नहीं पचता, तो उससे यही बचाता है। यानी इलेमेंट्री कैनाल के नीचे एक लेयर बना होता है म्यूसिलेज, जो संपर्क में आने ही नहीं देता एंजाइम को हमारे मांस के, यानी कि हमारा जो लेयर बना हुआ है मस्कुलर लेयर, उसके संपर्क में आने में अगर ऐसा हुआ तो उसको अल्सर कहते हैं, बाद में वही कैंसर में बदलता है अगर इसकी कमी हो गई, या इन्फेक्शन वगैरह हुआ तब ये एक एंटीमास्टोलाइटिका है। पहले तो म्यूसिलेज खाता है, तो म्यूसिलेज खाएगा तो घाव कर दे, उसके बाद वो इंटर कर जाता है सब म्यूकोसा में, तो ब्लडी डिसेंट्री लाता है। तो इसका मतलब है ये हमारे शरीर में नेचुरल वाटर प्रोवाइड करने वाला सब्सटेंस, और बैक्टीरिया के चारों ओर बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है वो गर्मी के दिन में, बाद में चल के वही ठंडे मौसम में वो कैप्सूल में बदल जाता है। पेक्टिन है, ये सेल वाल फल वगैरह में जो होता है ऊपर का लेयर पेक्टिन, ये सेल वाल का जो लेयर होता है वो उसको हम कैल्शियम पेक्टेट कहते हैं, और वो थिकनिंग सब्सटेंस है, यानी प्लांट जूस वगैरह का जो बोतल होता है उसमें यही पाया जाता है पेक्टिन, और उसको साफ करने के लिए सर्फ वगैरह नहीं बल्कि पेक्टिनेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये नेचुरल थिन है, जितना जैम जेली वगैरह बनता है सब इसी को मिला करके, दूध का जितना भी
आइसक्रीम है, जैम है, जेली है, गाढ़ापन जो दिया जाता है वो नेचुरल थिकनिंग सब्सटेंस है वो पेक्टिन के द्वारा। अब हम क्लासिफाई अगर करें पॉलीसेकेराइड को तो इसको दो भाग में बांटते हैं, होमोपोलीसेकेराइड एंड हेट्रोपोलीसेकेराइड। होमो का मतलब एक जैसा, हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप। इफ मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड आर polymer condensed and bonded together by glycosidic bond, then it form complex carbohydrate is called होमोपोलीसेकेराइड। मतलब एक ही तरह के मॉलिक्यूल का बना है तब हम इसको होमोपोलीसेकेराइड कहते हैं। यानी यहाँ पर जितना देख रहे हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन, सेलुलोज सभी एक ही तरह के मॉलिक्यूल का बना हुआ है। ये जो मॉलिक्यूल है ये बना हुआ तो एक ही तरह के मॉलिक्यूल है, लेकिन ये मोनोसेकेराइड का डेरिवेटिव है और ये सीधे सीधे मोनोसेकेराइड के, जैसे स्टार्च है अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर कंडेंस है 3000 मॉलिक्यूल तक, ग्लाइकोजन है ये अल्फा डी ग्लूकोज का है, ये वाला अल्फा डी फ्रक्टोज का है, ये बीटा डी ग्लूकोज का है, और ये एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन का बना हुआ है। और एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन को एक साथ हम नाग बोलेंगे। ये 11 क्लास में भी पढ़ना था कि सेल वॉल बैक्टीरिया किस चीज़ का बना होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नाम एंड नाग। तो ये ग्लूकोज का एसिड डेरिवेटिव है, एमाइड डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, उसका बना होता है। तो ये सभी एक मॉलिक्यूल का बना है, इसलिए हम इसको कहते हैं होमोपोलीसेकेराइड। और हेट्रोपोलीसेकेराइड की बात करें तो 10 और मोर देन 10 मॉलिक्यूल जो होगा मोनोसेकेराइड ऑफ डिफरेंट काइंड है, एक तरह का नहीं, डिफरेंट टाइप का, यानी दो या दो से अधिक टाइप का, दो तरह का रहेगा और वो कंडेंस करेगा, एक दूसरे से मिलेगा और तब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, इसको हेट्रोपोलीसेकेराइड कहेंगे। इसमें हाइलुरोनिक एसिड, हेपरिन, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, म्यूसिलेज एंड पेक्टिन होगा, जो हम आपको बता चुके। तो आगे के क्लास में हम आपको ये जो होमोपोलीसेकेराइड और हेट्रोपोलीसेकेराइड है इसका पूरा एक एक एग्जाम्पल स्ट्रक्चर के साथ और इसके प्रॉपर्टीज़ के साथ बताएंगे। तो पहले आप ये पूरा देख लेंगे कि कौन होमोपोलीसेकेराइड में आता है, कौन हेट्रोपोलीसेकेराइड में आता है। मोनोसेकेराइड का जो अल्फा डी ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, इन सभी स्ट्रक्चर को पूरी तरह से आपको देखना होगा और तभी आपको आगे का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है दिखेगा। थैंक यू।